औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीपीसी दीवानी केसेस, जो भी मामलात ज़मीन के हों, आपके पैसों का लेन देन हो, जिसमें पार्टी आपको तंग कर रही होती है, बहुत से मामला जो होते हैं जो क्रिमिनल नेचर नहीं होती, जिनमें वो दीवानी केसेस में फॉल करते हैं, तो उनके अबाउट हम पढ़ेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर लॉ के स्टूडेंट्स के लिए भी है, लॉ गेट के जो स्टूडेंट हैं स्पेशली। तो ये आप ध्यान से सुनना। तो इसमें ये है कि ऑर्डर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, जिसके 13 रूल्स हैं। तो इसमें बेसिकली ये है कि जो लोग लॉ से रिलेटेड नहीं हैं, उनके लिए भी उनको भी पता होना चाहिए कि पार्टीज़ किस तरह एक सूट में इन्वॉल्व होती हैं, किस तरह किया जाता है सूट। तो ऑर्डर 1 है, रूल इसका 1 है, हु मे बी जॉइंड एज प्लेंटिफ्स, कि मतलब प्लेंटिफ कौन है, किस तरह वो सूट में आ सकता है। All persons may be joined in one suit as plaintiff in whom any right to relief in respect of arising out of the same transactions something else whether jointly severally or in the alternatively। इसमें बेसिकली वो ये कह रहा, आपने बेरक लाजिम पढ़ना। मैं कोशिश करूँगा इसको प्रिसाइज ना जाऊँ, लेकिन इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट के तौर पर बताता जाऊँ। इसमें हर वो बंदा मुद्दई बन सकता है जिसका कोई रिलीफ, कोई इसका राइट जो है वो राइज कर रहा हो, मतलब उसका कहीं ना कहीं कुछ उसके राइट को इन्फ्रिंज किया गया हो, और वो अगर एक या एक से ज़्यादा इसमें मुद्दई हैं तो वो एक मिलकर इसमें सूट फाइल कर सकते हैं, या फिर वो सेपरेटली अलग अलग भी अपना दावा लेकर आ सकते हैं। रूल नंबर 1 ये कहता है। लेकिन आपने, फिर मैं कहता हूँ, आपने बेरक लाजिम पढ़ना। ये जो आजकल बने हुए नुस्खे 500 MCQ पढ़ लो, ये कर लो, लॉ गेट के स्टूडेंट्स के लिए कभी आप पास नहीं हो गए पढ़कर। ये सिर्फ बेरक से पढ़ने के बाद आपकी तैयारी चेक करने के लिए होते हैं MCQ, कि हम चेक करें कि वाकई हमने सही तैयारी की है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अच्छा जी, इसका रूल 2 है, पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स, के कोर्ट की क्या पावर्स हैं। बेसिकली इसमें ये बताना चाहता है ये कि कोर्ट की पावर्स हैं कि वो अगर कोई एक या एक से ज़्यादा मुद्दई, ठीक है, एक सिमिलर उनका इशू चल रहा है, तो उसमें अगर एक मुलजिम की वजह से, एक मुद्दई की वजह से कोई ट्रायल लेट हो रहा है, तो कोर्ट इस तरह कर सकती है कि उसका ट्रायल उसको अलग कर सकती है और बाकियों का शुरू कर सकती है। Where it appears to the court that any joinder of plaintiff may impress or delay the trial of the suit, the court may put the plaintiff to the elections or order separate trials or make such orders as may be expedient। वही बात की जो मैंने आपको बताई कि एक बंदा जो डिले की वजह बन रहा है केस में, उसका ट्रायल कोर्ट अलग से स्टार्ट कर सकती है। उसके अलावा रूल नंबर 3, हु मे बी ज्वाइंट एज डिफेंडेंट, वही चीज़ है जो मतलब डिफेंडेंट के तौर पर कौन इसमें आ सकता है। All persons may be joined as defendant against whom any right or relief respect of arising out, वही नंबर 1 जो बताई। नंबर 4 पर यह है कि कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ जॉइंट पार्टीज। पहले तो आपको ये बता दूं, इसमें यह कहता है कि कोर्ट के पास इख्तियार है कि जजमेंट वो दे सकती है मुद्दई एक के खिलाफ या एक से ज़्यादा खिलाफ, अगर उस पार्टी में सेम है सारे, और डिफेंडेंट के खिलाफ दे सकती है एक या एक से ज़्यादा खिलाफ, या मुद्दई के हक में दे सकती है एक या एक से ज़्यादा मुद्दई के, ठीक है। तो इसमें आपने बेरेक्ट को लाजिम पढ़ना, क्योंकि इस बार भी जो एग्जाम आया है लॉ गेट वालों को, बेरेक्ट में दरअसल स्टार्ट की हेडिंग इस तरह ही शामिल कर दी हैं एग्जामिनर ने, और एंड से जाकर वर्ड्स को उसमें चूज़ के लिए ऑप्शन रखी है। तो जिन लोगों ने बेरेक्ट नहीं पढ़ा वो इस बार रोते रहें, ठीक है। और अगर आपको समझ आती तो यहाँ से बेहतर है आप बेरेक्ट साथ रखें, और मेरी जो मैं समझा रहा हूँ इसका मतलब ये है कि आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, पढ़ने में आसानी होगी फिर क्या कह रही है ये डेफिनेशन, ठीक है। अब इसमें हम आगे देखते हैं नंबर 5, डिफेंडर नीड नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम्ड। बेसिकली इसमें यह है कि डिफेंडेंट मतलब एक दो तीन है, 3 बंदे हैं, आपने 3 में से 2 से आपका एग्रीमेंट हो गया, एक पीछे आपको तंग कर रहा है, तो लाजमी नहीं है कि डिफेंडेंट वो हो जो सारे ही उसमें इंटरेस्ट उसका हो, फिर जाके आप उसको पार्टी बना सकते हैं, उसके अगेंस्ट ला सकते हैं। आपका जिस हद तक जहां पर रिलीफ आपके खिलाफ जा रहा है, आप उस हद तक उसको कोर्ट में सू कर सकते हैं, ये कहना चाह रहा है ये। इट शैल नॉट बी नेसेसरी दैट एवरी डिफेंडेंट शैल बी इंटरेस्टेड एज टू ऑल द रिलीफ क्लेम्ड इन एनी सूट अगेंस्ट हिम। ये जरूरी नहीं कि सारे सूट में ही उसका इंटरेस्ट हो, अगर थोड़े में भी आ रहा है तो उसको आप उसी हद तक उतनी हद तक उसको कोर्ट में ला सकते हैं। अच्छा जी, रूल 6 है इसका, ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज लेबल ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट। जो सारी पार्टीज अगर उनमें से किसी एक पर एलिगेशन आ जाता हो तो उनके जो एक से ज्यादा मुद्दई पर भी सेम ही लग सकता है, अगर वो उसके भाव पर आ रहे हों। द प्लेंटिफ मे एड हिज ओपिनियन जॉइन एज पार्टीज टू द सेम ऑल सूट, मतलब वो सारे
उनको एक सूट में भी शामिल कर सकते हैं। उसके ऊपर है, ये मुद्दई के ऊपर है, वो सब एक सूट में भी आ सकते हैं, कोर्ट में पेश हो सकते हैं, भाई एक सूट में शामिल होकर सारे आ जाएं, या फिर अलग अलग अपना सूट फाइल कर सकते हैं अपनी अपनी आती के जो चाह रहे होते हैं क्लेम। अब रूल 7 है इसका, व्हेन प्लेंटिफ इन डाउट फ्रॉम होम रेडर इज टू बी सॉट। पहले आपको बता दूं, इसमें यह कहना चाहता है वो कि सपोज एक मुद्दई है, वो अब परेशान है, उसने एक जगह ली है, तब कंप्यूटराइज उसको बताई कि 10 मरला आपको ये मिली है, बाद में पता चला कि वो 7 मरला बन रही है। अब वो परेशान है, मैं किसको इसमें डिफेंडेंट बनाऊं, पटवारी को बनाऊं, तहसीलदार को बनाऊं, एसी को बनाऊं, डीसी को बनाऊं। तो कोर्ट ये कहता है कि आप इन चारों की बना लो, ठीक है। बाद में कोर्ट इनको डिटरमिन कर लेगा किसकी लाइबिलिटी कितनी है, तो बाद में इनको इस तरह आपके सामने फ्रेम हो जाएंगे कि किसके ऊपर केस प्रॉपर चलना है। इसकी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। Where the plaintiff is in doubt as to the person from whom he is entitled to obtain redress, he may join two or more defendants in order that the question as to which of the defendant is liable। इसमें वही बताया गया कि कौन सा बंदा लाइबल है, बाद में कोर्ट उसको डिटरमिन कर लेगा। मैं आपको बेयर एक्ट से पढ़कर सुना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले साथ साथ, ठीक है जी। आपने बेयर एक्ट लाजमी पढ़ना, क्योंकि बेयर एक्ट में ही जो लॉ की प्रीसाइज डेफिनेशन हैं वो लिखी होती हैं। अच्छा जी, 8 पर आते हैं हम। रूल 8, वन पर्सन में सू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन सेम इंटरेस्ट। मतलब ये है कि एक बंदा, अगर एक या एक से ज्यादा बंदे हैं, 3 बंदे हैं, वो केस में डिफेंड करना चाहते हैं खुद को, तीनों का इशू सेम ही है, ठीक है, तो वो एक बंदे को अथॉरिटी दे सकते हैं कि आप हमारी बेस पर जाकर पेश हों। कोर्ट उनको फिर इजाजत देगी, कोर्ट की इजाजत भी जरूरी है कि हाँ ठीक है जी, इस बंदे को आप लोग, आपको उनकी बिहाफ पर आप पेश हो सकते हैं, क्योंकि बार बार इतने बंदे आते हैं। अच्छा जी, उसके बाद 9 नंबर पर है मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर। ये क्या होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉ गेट में क्वेश्चन भी आता है इसका। बेसिकली मिस ज्वाइंडर उसको बोलते हैं हम कि हमने ऐसे बंदे को सूट में शामिल कर लिया है जिसको हमने शामिल नहीं करना था, गलत बंदे को कर लेते हैं। फिर वो बंदा या तो कोर्ट ऑर्डर देगी उसको नाम निकालने का, या फिर वो बंदा खुद एप्लीकेशन देगी जो पार्टी कि यार मेरा तो इसमें लेना देना नहीं है, इन्होंने मुझे शामिल कर लिया इसके अंदर। तो इस तरह मिस ज्वाइंडर, ये इसको बंदे को पार्टी से निकाला जा सकता है। बेसिकल मेन चीज़ ये कि मिस ज्वाइंडर का आपको पता हो क्या है, क्वेश्चन आ जाता है इस पर एमसीक्यू। और नॉन ज्वाइंडर वो है कि अदालत देखे कि ये बंदा है, इसको शामिल ही नहीं किया, जो मेन पार्टी में है, जिसका इंटरेस्ट पाया जा रहा है, तो अदालत हुक्म कर सकती है, ऑर्डर कर सकती है कि इस बंदे को भी सूट में शामिल किया जाए जो है। उम्मीद आपको समझ लगी होगी। नो सूट शैल बी डिफीटेड बाय रीजन ऑफ द मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज। बेसिकली इस डेफिनेशन में ये बताया गया है कि मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर की बेस पर सूट को अदालत कैंसिल नहीं करेगी, डिसमिस नहीं करेगी उसको। रूल नंबर 10, जिसमें सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ। आपने अक्सर सुना होता है कि आप मोस्टली किसी केस में आप पार्टी बनते हैं तो कहते हैं कि भाई 110 की एप्लीकेशन दे रहे हैं, ठीक है, 110 का आप एप्लीकेशन दें उसमें ताकि आप पार्टी बने। सबसे पहले पार्टी बनेंगे तो आपका केस स्टार्ट होगा, क्योंकि केस चल रहा पहले से ही, आपको बाद में पता चले यार इसमें मुझे तो शामिल नहीं किया गया, आप फिर उसमें 110 की एप्लीकेशन देते हैं। अच्छा जी, वेयर अ सूट हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ द रॉन्ग प्लेंटिफ एज प्लेंटिफ और वेयर इट इज़ डाउट वेदर इट इज़ इंस्टीट्यूटेड हैज़ बीन। इसमें सारी बात की गई कि किसी बंदे को आप शामिल करते हैं और आप उसमें शामिल नहीं करते किसी बंदे को आप उसमें, तो वो 110 की एप्लीकेशन देके अपने आप को उसमें पार्टी बनाता है, फिर उसका केस आगे रन किया जाता है। अच्छा जी, जब 110 एक्सेप्ट हो जाती है तो कोर्ट हुक्म करती है कि आप नया सूट तैयार करें, जिसको हम मुरम्मा दावा बोलते हैं। तो अब हम रूल 11 की तरफ आते हैं। इसमें कोर्ट में स्ट्राइक आउट और एडिड पार्टीज, मतलब कोर्ट बेहतर समझे इसको ऐड कर सकती है और इनको निकालने का भी कह सकती है। अच्छा जी, रूल 8, कंडक्ट ऑफ सूट। अब ये सारा प्रोसीजर आपको बताया ना, 10 रूल हुए। अब यहाँ पर आकर अगर कोर्ट समझे कि द कोर्ट में गिव द कंडक्ट ऑफ द सूट टू सच पर्सन एज डीम प्रॉपर, तो कोर्ट जब सब कुछ होने के बाद समझे हाँ भाई ये बंदे हैं 2-4 में से, अब केस चलना चाहिए, तो केस, तो जो कोर्ट है वो खुद एक डायरेक्शन बना देती है कि अब केस को शुरू किया जाए। अच्छा, रूल 12, अपेयरेंस ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट। मतलब इसमें ये है कि पहले इसमें था एक बंदा पार्टी, अब यहाँ पे ये है कि जहाँ पर एक से ज़्यादा मुद्दई हों, एक से ज़्यादा मुद्दअ हो उसमें, ठीक है ना, तो वो किसी एक बंदे को इसमें अपॉइंट कर सकते हैं कि आप हमारे ब्याह पर जाकर पेश हों। आप जब डेफिनेशन पढ़ेंगे आपको समझ लगी कि बेरट देसियल कह क्या रहा है, ठीक है। रूल नंबर 8, सॉरी 13। अब ये रूल हमारा रूल नंबर 9 से रिलेटेड है। इसमें बताया गया था कि मिस ज्वाइंडर और
नॉन ज्वाइंडर की बेस पर आप केस को खारिज नहीं कर सकता, अदालत नहीं करेगी, बल्कि उसमें अब क्या करेगी यहाँ पे बताएंगे। ऑब्जेक्शंस एज टू नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर। सबसे पहले तो अपने माइंड में लाए, मैंने क्या बताया था आपको, मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर क्या होता है, ठीक है। ऑल ऑब्जेक्शंस ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज शैल बी टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। मतलब ये जो ऑप्शन, अगर आप केस फाइल करते हैं, अब आपको शुरू में ही ये चीज़ें उठानी है, ठीक है, केस के इनिशियल स्टार्ट में, कि क्या मिस ज्वाइंडर है, क्या नॉन ज्वाइंडर है, कोई इशू तो नहीं आ रहा है यहाँ पर, किसी को शामिल तो नहीं किया गया, किसी को गलत तो नहीं शामिल किया गया। In all cases where issues are settled at the or before settlement, unless the ground of objection and subsequently arisen and any such objection is not taken, shall be deemed to have been waived। अगर ये बाद में अगर शुरू में नहीं ना उठाएगी ऑप्शन ये, और आपने चलने दिया है इसको इसी तरह ही, तो कोर्ट समझेगी कि आपको आपने इसको अवेल कर लिया है, आप इस पर रजामंद हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है जो सूट में शामिल किया गया, तो आपने मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर की जो ऑब्जेक्शन जब शुरू होंगी, आपने स्टार्ट में ही उनको पॉइंट आउट कर देना कि भाई मैं तो इसमें मिस जॉइंडर हूँ, मुझे तो शामिल नहीं करना चाहिए था, आप एप्लीकेशन दें और वो खुद बाहर निकलें इसमें से। और या फिर कोई बंदा शामिल नहीं किया गया, पार्टी शामिल नहीं की गई, तो दोनों तरफ से कोई ना कोई जज करे, तो कौन शामिल नहीं किया गया, या फिर कोर्ट ही जज कर लेगी। अगर ऐसा कुछ नहीं किया गया, केस चलता रहा, फिर कोर्ट आपको चांस नहीं देगी। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ये हमारा ऑर्डर 1 था जिसमें रूल 13 है। इसके अलावा हम अब ऑर्डर 6 पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बेसिकली बैरिक्स से पढ़ाने का मकसद आपको ये था कि आप लोगों को पता चले कि ये जो तैयारी है असल बैरिक्स से की जाती है। आपको अगर फिर भी समझ ना लगे, मैं अपना नंबर मेंशन कर देता हूँ, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। और पॉसिबिलिटी है कि जो लॉ गेट का एग्ज़ाम है वो दोबारा जुलाई में हो जाए। उसकी वजह यह है कि जो लाइसेंस कैंसिल हुए हैं, जिन लोगों के कोरोना के टाइम पर इनके फ्री में इनको लाइसेंस मिल गए थे, तो उनके लाइसेंस सबके कैंसिल हो गए। अब कहा जा रहा है कि उनके लिए कोई तैयार किया जाए, टाइम मिले उनको, लॉ गेट का एग्ज़ाम दोबारा किया जाए। पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं कह सकते, वरना नॉर्मली अक्टूबर में होना, इसमें होना तो इसके अलावा ये है कि ये जो मैंने लेक्चर दिया है, बेसिकली ये लेक्चर आप वकील नहीं भी हैं तो आम सुनने वालों के लिए है। आप ज़मीनें तो खरीदते हैं ना, प्लॉट, घर, मामला, आपके लेन देन, प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए आप इन चीज़ों को समझें। आप इस मुल्क के शहरी हैं, आप सबको एक बनता है कि आप लॉ को समझें। आप अदालत में जाएं तो आपको ये ना हो कि वकील साहब यार कहाँ तक पहुँचा काम, ये वो। आप मकसद ये आपको बताना, अवेयरनेस अवेयरनेस होनी चाहिए। और बाकी जो लॉ गार्ड के स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही है कि आपकी एक मैं वीडियो और बना दूंगा, आपको मैं बताऊंगा कि कितने नंबर आपने तैयार करने हैं, ठीक है। सिर्फ वो नंबर्स आप तैयार करें अपने, और अपने लिए आप आसानी पैदा करें। ये नहीं आप उधर उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ठीक है। आपने सिर्फ अपने 50 नंबर की आपको तैयारी बताऊंगा, बाद की तैयारी मैं आपको अलग बताऊंगा, वो तैयारी कर लिया आप लोग इंशाल्लाह निकल जाओगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।